बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिस क्या होती है सेट किसी वेक्टर स्पेस की। तो इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे कि कोई वेक्टर स्पेस दी गई हो और हमें कहा जाए कि उसके बेसिस फाइंड आउट करें। तो बेसिस होती हैं पहले ये सीखेंगे, उसके बाद फाइंड आउट कैसे करते हैं इसकी बेशुमार एग्जांपल्स हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास कहता है जी सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। मेरे पास एक सेट में n वेक्टर्स ले लिए मैंने, और ये वेक्टर्स कहाँ से लिए गए हैं? n के n ये वेक्टर्स किसी वेक्टर स्पेस के लिए गए हैं और उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? v से। अब हम लोग इस सेट को कहेंगे s को, ये इस वेक्टर स्पेस v की क्या कहलाएगी? बेसिस कहलाएगी। कब? जब ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई कर दे। कौन कौन सी? s स्पैन करे पूरे v को, और s क्या हो? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। स्पैन क्या होता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है, ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को कोई मसला है तो वो लास्ट लेक्चर्स को एक दफ़ा दोबारा देख ले। राइट, हम लोग यहाँ पे स्पैन के बारे में और लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में इतने डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट उनको यूज़ करेंगे और प्रूव करेंगे कि बेसिस बनाती है कि नहीं बनाती। कोई सेट दिया गया हो, हमें फाइंड आउट करना हो कि उस सेट की बेसिस हैं कि नहीं है, यहाँ पर हमने ये चीज़ देखनी है। राइट, तो ये है बेसिस की डेफिनेशन। जब इनकी एग्जांपल्स देखते हैं, देखिए हमारे पास है जी पहली एग्जांपल क्या है जी कि मेरे पास वेक्टर स्पेस यहाँ पे v जो है वो R3 दी गई है। आवर फील्ड कुछ भी नहीं बताया गया, तो हमें पता है, अंडरस्टूड बात है कि जो R3 है जनरली वो आवर फील्ड किसके यूज़ होती है? R के। तो फील्ड यहाँ पे R होगी, और ये उस R3 से हमने एक सेट लिया है जो कि R3 का क्या होगा? सबसेट होगा। और ये सेट कैसा है? इसमें तीन वेक्टर्स रखे हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और मैंने साबित करना है ये जो S है ये बेसिकली बेसिस है किसकी? R3 की। तो ये कब इसकी बेसिस होगा? सबसे पहले इसको मैंने प्रूव करना होगा स्पैनिंग सेट कि स्पैन ऑफ S क्या आएगा? R3 आएगा। और दूसरा मैंने साबित करना है जो S है वो उसके अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं वो क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। जी सबसे पहले देखते हैं, पहली चीज़ प्रूव करते हैं। मैंने कहा मैं कोई भी आर्बिट्रेरी यहाँ पे वेक्टर ले रहा हूँ। ये किससे वेक्टर लिया? कोई भी आर्बिट्रेरी R3 से, और मैं कहता हूँ इस वेक्टर को मैं इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। कैसे जी? ये मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी S1 एक वेक्टर लिया था जिसको मैंने सिंपल S का नाम दिया था, उसके तीन ऑर्डर पेयर से, और ये S किससे बिलोंग करता था? R3 से। और आप देख रहे हो कि मैं इसको अगर लिख सकता हूँ अपनी आसानी के लिए इस तरह की कॉम्बिनेशन में। कैसे भला? क्योंकि ये देखिए x1 इससे मल्टीप्लाई हो तो x1 0 0 आ जाएगा, प्लस 0 x2 0 0 0 x3। जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो एग्जैक्टली वाला वेक्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ पे अंडरस्टूड बात, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं बताया गया कि इस वेक्टर स्पेस पे कैसे डिफाइन है। तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन होते हैं वो ही कंसीडर होते हैं। अगर स्टैंडर्ड ऑपरेशंस के अलावा हट के कोई ऑपरेशन होगा तो वो लाजमी यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा जी। तो ये देखें, मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर लिया था उसको मैंने इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया, जबकि जो यहाँ पे S1 होता था, x1 x2 और x3 हैं, ये सारे के सारे स्केलर्स हैं और ये किससे बिलोंग करते हैं? फील्ड से। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हम लोगों ने x R3 से लिया है, तो इसका हर ऑर्डर पेयर किससे बिलोंग करेगा? R से। ऑटोमेटिकली स्केलर फील्ड से बिलोंग करके हैं, क्योंकि स्केलर यहाँ पे जो भी आते हैं वो किससे बिलोंग कर रहे होते हैं? फील्ड से। तो स्केलर फील्ड से बिलोंग कर गए हैं, इसका मतलब स्पैन ऑफ S क्या आ गया? R3 आ गया। इसका मतलब कोई भी R3 का वेक्टर होगा वो इन तीनों वेक्टर्स के किस में लिखा जा सकता है? लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ 2 3 1, तो ये कैसे लिखा जाएगा? बड़ी आसानी से 2 1 0 0, साथ में प्लस आएगा 3 0 1 0। राइट,
प्लस 1 नहीं आ जाएगा, यहाँ पे 1 नहीं बचेगा, और साथ में क्या आ जाएगा 0 0 और साथ में क्या आ जाएगा 1, राइट। तो ये देखें लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया ना तीनों वेक्टर्स, 1 2 और कोई भी वेक्टर लेंगे आप लोग इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह अब हम लोग देखेंगे कि ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, तीन स्केलर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के इक्वल टू 0 रख लिया, राइट। लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चेक करने का ये तरीकाकार होता है। जब इन तीनों को मैंने क्या किया, ये a मल्टीप्लाई हुआ था, a 0 0 आ जाएगा, 0 b 0 आ जाएगा, 0 0 c आ जाएगा। तो जब इन तीनों को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा वेक्टर, सिंपल a b और c। ये वेक्टर किसके बराबर आ गया, 0 0 0 का वेक्टर। तो a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया और c भी 0 हो गया। इसका मतलब इसका सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन है, राइट। अगर इसका सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन है, इसका मतलब जो वेक्टर्स हैं वो क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। तो S जो सेट था वो क्या दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बेसिस होगा किसकी, R3 की। तो ये चीज लिखिए देखिएगा, सो S इज द सेट ऑफ बेसिस ऑफ R3, और इस सेट को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस कहते हैं। कौन सी बेसिस कहते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस कहते हैं R3। इसी तरह वो एक जनरल फिट डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है इन जनरल के अगर एक सेट के अंदर कितने वेक्टर्स हैं, n वेक्टर्स हैं, राइट। n वेक्टर्स हैं एक सेट के अंदर, और E1 E2 है क्या, E1 1 0 0 मतलब पहला ऑर्डर पेयर 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। इस तरह दूसरा ऑर्डर पेयर 1 होगा, बाकी सारे के सारे 0 होंगे। तीसरा ऑर्डर पेयर 1 होगा, बाकी सारे के सारे 0 होंगे। और इसी तरह मेरे पास En डिफाइन कर दिया गया है, इसमें एंड वाला जो टुप्पल होगा वो 1 होगा, बाकी सारे के सारे 0 होंगे। और ये सारे वेक्टर्स किससे लिए गए हैं, Rn से। इसका मतलब हर एक वेक्टर में कितने टुप्पल फॉर्म है, n टुप्पल। n टुप्पल से मुराद कितने, 1 2 3 100 कहाँ तक जा रही है, n तक, राइट। तो ये कहता है सेट जो S लिया है वो क्या बनाता है मेरे पास, बेसिस बनाता है किसकी, Rn की। बड़ी आसानी के साथ, जैसे मैंने अभी R3 की चेक की है, तो आप लोग Rn की भी बड़ी आसानी के साथ चेक कर सकते हैं कि बेसिस है और स्टैंडर्ड बेसिस है। इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि R2 की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होंगी, तो आपके नज़दीक सबसे पहले आप लोग सेट लिखोगे, उस सेट के अंदर दो वेक्टर्स आएंगे, और दो वेक्टर्स कैसे आएंगे, एक आएगा 1 0 और दूसरा क्या आएगा 0 1। तो इस तरह ये जो वेक्टर होगा सेट होगा S, जिसमें दो वेक्टर्स होंगे इसके R2 के, और ये R2 की क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगा, ये सेट बेसिस कहलाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों वेक्टर्स इट मीन लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे और पूरे पूरे किसको स्पैन कर रहे होंगे, R2 को। तो इसी तरह हम लोगों ने जनरल फॉर्म में Rn को लिखा है। एक बात यहाँ पे नोट करते जाएं, R2 तो था तो मेरे पास दो वेक्टर्स आए थे, Rn होगा तो कितने वेक्टर में लिखे, n वेक्टर्स। ये वेक्टर्स, नंबर ऑफ वेक्टर्स क्यों बता रहा हूँ, ये आप लोगों को आगे जाके अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूँगा। जी यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ना है कि साबित करें ये जो सेट है S, ये क्या है, बेसिस है R2 की। हम लोगों ने पीछे और तरह का सेट लिया था, उसको साबित किया था कि वो बेसिस है R2 की। अब ये वाला सेट भी साबित करना है बेसिस है R2 की के नहीं है। सबसे पहले इस सेट को क्या करना होगा साबित, कि स्पैन करेगा किसको, R2 को। स्पैन करने का मतलब क्या है कि R2 के अंदर से कोई भी वेक्टर लूँगा तो वो इन दोनों वेक्टर्स के किस में लिखा जाएगा, हमेशा लीनियर कॉम्बिनेशन में। मैंने कहा सपोज ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो मेरे पास हमेशा, अगर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है तो मेरे पास हमेशा a और b स्केलर एग्जिस्ट करेंगे। a को पहले वेक्टर और b को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा के ऐड करूँ तो कोई भी ऑर्बिट्रेरी वेक्टर आना चाहिए जो किससे बिलोंग करता है, R2 से। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई करवाया अंदर a को 1 1 से, तो a आ गया प्लस b माइनस b आ गया। तो क्या आ गया यहाँ पे, a और a, साथ में क्या आ गया, प्लस b व माइनस बी आ गया, राइट। अब इन दोनों को मैंने ऐड करना, तो a प्लस बी आ जाएगा, पहला ऑर्डर पेयर पहले में ऐड हो जाएगा, दूसरा ऑर्डर पेयर दूसरे में ऐड हो जाएगा, और a माइनस बी आ जाएगा। तो अब इनको कंपेयर कर लेते हैं, a प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, x1 के, a माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा, x2 के।
जी मैंने कंपेयर करके यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे आप लोगों को एक बात क्लियर होगी, x1 x2 यहाँ पे वेरिएबल नहीं है बल्कि कोई स्केलर्स होंगे जो कि वेक्टर मैं पिक करूँगा R2 से, राइट। और यहाँ पे वेरिएबल क्या होंगे, a और b, जिनकी मैंने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि हैं स्केलर्स, राइट। तो जब मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो ax किसके बराबर आ गया, b के। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर a का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, राइट। तो मैं यहाँ पे साबित कर दूंगा कि a का जब मैंने डिटर्मिनेंट लिया उस मैट्रिक्स का तो -1 आ गया, -2 नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब a का क्या एग्जिस्ट कर गया, इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। जब a का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो इस सिस्टम का सोल्यूशन का एग्जिस्ट कर गया, यूनिक। अगर यूनिक है इट मीन्स दैट हर दफ़ा मुझे क्या मिलेगा, ए और बी की वैल्यू मिल जाएंगी, हर दफ़ा मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएंगी, ए और बी की वैल्यू मिल जाएंगी, जो इन दोनों वेक्टर्स के, जो ए और बी की क्या मिल जाएंगी, मुझे हमेशा वैल्यू मिल जाएंगी, जो कि हमेशा किसको स्पैन करेंगे, R2 को, राइट। R नहीं बल्कि R2 को क्या करेंगे, वो स्पैन करेंगे। S ने स्पैन कर दिया किसको, R2 को, क्योंकि कोई भी वेक्टर लिया मैंने था R2 का, वो मैंने कहा S वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है और हमेशा मुझे स्केलर वैल्यू मिलेंगी यूनिक। इट मीन्स दैट S किसको स्पैन कर रहा है, R2। अब मैंने साबित करना है S क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को चेक करने के लिए आपको पता है कि मैं V1 और V2 को लिखूंगा A और B के लीनियर कॉम्बिनेशन में इक्वल टू 0 0। A को मल्टीप्लाई करवा दिया सिंपल, जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर इनको ऐड कर लिया, a + b a - b, दोनों कंपेयर करके सिस्टम लिख लिया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैंने किस फॉर्म में लिख लिया, मैट्रिक्स फॉर्म में। अब मुझे पता है अगेन ये लीनियर सिस्टम भी है और होमोजेनियस लीनियर सिस्टम बनता है, राइट। तो मुझे पता है कि इसका सोल्यूशन यूनिक होगा अगर यहाँ पे जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका क्या एग्जिस्ट कर जाए, इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। देखते हैं, अभी देखें मैंने कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया और किसके बराबर आ गया, -2 के, 0 नहीं है, तो इसका मतलब उसका क्या एग्जिस्ट कर गया, इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। तो x किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब कौन सा सोल्यूशन है, सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन है। अब ये सारे डाटा मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे जस्ट ये पता लग गया कि इनवर्स क्या करता है, डिटर्मिनेंट 0 है, 0 नहीं है, इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दूंगा कि उस सिस्टम के कितने सोल्यूशन होंगे, सिर्फ और सिर्फ यूनिक सोल्यूशन होंगे। और ये हम लोग बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके होंगे। अभी मैंने प्रूव कर दिया अगर ट्रिवियल सॉल्यूशंस होंगे इसका मतलब a भी 0 होगा, सिर्फ b भी 0 होगा, x 0 आ गया। और x किसके बराबर आपको पता है, मैंने सपोज किया था a व b, राइट। और यहाँ पे 0 मीन 0 वेक्टर है, 0 सिंपल 0 नहीं है, राइट। यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में है ना, a इनवर्स और 0 दोनों मैट्रिक्स फॉर्म में, तो ये 0 मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स, राइट। a 0 आ गया, b 0 आ गया, तो दोनों वेक्टर्स क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, स्पैन भी करते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गए। इसका मतलब सेट S क्या हो गया, बेसिस किसकी, R2 की। अच्छा यहाँ पे एक चीज आप लोग नोट करते रहना, जो जो साथ साथ मैं बताता जाऊंगा आप लोगों को कि इस सेट S के अंदर अगेन कितने एलिमेंट्स है, 2 ही एलिमेंट्स है। तो ये भी R2 की क्या बन गया, बेसिस बन गया। अभी मैंने पीछे एक सेट डिफाइन किया था S, मैंने कहा था वो भी क्या है, R2 की बेसिस है, 0 1। बेसिस से क्या मुराद है, समझ आ गई होगी, 1 0 और 0 1। ये भी क्या बनाता है, ये सेट बेसिस बनाता है किसकी, R2 की। ये S भी बनाता है बेसिस R2 की। और ये दोनों ये S और ये S टोटली डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, एक वेक्टर स्पेस की एक से ज़्यादा बेसिस हो सकते हैं, जैसे ये एक सेट भी बेसिस है, ये वाला सेट भी बेसिस है। और इस सेट को खास नाम देते हैं, कौन सा बेसिस है, ये इसकी स्टैंडर्ड बेसिस है। इसको स्टैंडर्ड बेसिस नहीं कहेंगे, जस्ट सिंपल बेसिस कहेंगे, राइट। लेकिन है दोनों सिंपल वर्ड में बेसिस, और दोनों बेसिस के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 2 ही है। ये नहीं कि किसी के अंदर 3 है या किसी के अंदर 2 है, राइट। तो ये बातें जरा नोट कर लीजिएगा। अब इसी तरह मैं एक और सेट वेक्टर स्पेस लिया जिसको मैंने P3 कहा था। वेक्टर स्पेस P3 से मुराद क्या है, वो तमाम पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 या 3 से लेस हो,
ठीक है। तो उसकी जनरल फॉर्म जो होती है इसके वेक्टर्स की वो होती है ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब। तो ये जनरल एलिमेंट होते हैं किसके, P3 के। अब ए बी सी डी किससे बिलोंग करते हैं, सारे के सारे कांस्टेंट नंबर्स हैं और सारे के सारे फील्ड के एलिमेंट्स हैं, और फील्ड यहाँ पे कोई भी हो सकती है। तो जनरली हम लोग कोई भी नहीं लिखते, तो अंडरस्टूड है कि हम लोग रियल नंबर स्टडी कर रहे हैं, लेकिन रियल नंबर के अलावा कोई भी फील्ड के एलिमेंट्स लिए जा सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो मैंने साबित करना है कि P3 की अंदर से आप लोग कोई भी पॉलिनोमियल लो तो वो इस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जाती है। दूसरा, ये सेट S क्या करेगा, पूरे का पूरा क्या करेगा, स्पैन करेगा। तो ये दोनों चीज़ें मैंने साबित करनी है। अगर साबित कर दिया तो ये S P3 की क्या कहलाएगा, बेसिस कहलाएगा। तो यहाँ सबसे पहले मैंने स्पैन करना है कि स्पैन ऑफ S क्या आता है, P3 आता है कि नहीं आता। मैंने इस वाले निशान लगा दिया, चेक करते हैं। तो P3 के अंदर से कोई भी मैंने पोलिनोमियल ली है, और कोई भी पोलिनोमियल किस तरह की होगी, वो आपके सामने हो ax प्लस dx प्लस cx के प्लस dx क्यूब की फॉर्म में होगी। तो देखो यहाँ पे a को मैं लिख सकता हूँ a इंटू 1, राइट। तो a b c d समझ लें स्केलर है सारे के सारे, किससे बिलोंग करते हैं, फील्ड से। तो कोई भी पोलिनोमियल है वो किन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेगी, 1x x स्क्वायर और x क्यूब के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेगी कि नहीं लिखेगी। इसका मतलब जो s है वो स्पैन कर रहा है किसको, P3 को। इसका मतलब S वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से कौन कौन सी पॉलिनोमियल्स लिखी जा सकती हैं, पूरी की पूरी P3 की पॉलिनोमियल्स लिखी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं जी, 2 प्लस 4x क्यूब है, ये कैसे लिखी जाएगी, ये बेसिकली 1 और x3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी गई, और 2 इंटू 1, राइट। तो प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब। तो पोलिनोमियल किस किस वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी गई है, x3 और 1 के। और यहाँ पे स्केलर्स जो कोफिशिएंट्स जो आ रहे हैं वो कौन कौन से यूज हुए हैं, 4 और 2, वो कैसे बिलोंग करेंगे, फील्ड से। इसलिए हमने कहा कि S जो है वो किसको स्पैन करता है, P3 को। अब हमने चेक करना है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। जहाँ पे मैंने Li लिखा होगा इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट वर्ड लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, और जहाँ कहीं पे भी मैंने LD लिखा होगा इसका मतलब लीनियरली डिपेंडेंट की बात करें। तो यहाँ पे Li मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो मैंने चेक करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो मैंने ax प्लस bx प्लस cx स्क्वायर प्लस d क्यूब को इक्वल टू 0 किया। यहाँ पे 0 मीन 0 पोलिनोमियल है, बात याद रखिएगा, राइट। जब इनको मैंने कंपेयर किया है, 0 मीन 0 पोलिनोमियल है ना, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब लिख सकता हूँ ना। जब इन दोनों को कंपेयर करूँगा तो 1 वाला कोफिशिएंट 1 वाले के साथ, तो 0 किसके साथ आ गया, a के साथ, b किसके साथ आ गया, x वाले के साथ, वो भी 0। इस तरह सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ गई, 0 आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्केलर्स थे वो सारे के सारे 0 आ गए, तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब 1x x स्क्वायर और x क्यूब जो है, जो ये सारे के सारे जितने भी वेक्टर्स आ रहे हैं 4 के 4, ये चारों क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। तो स्पैनिंग भी हो गया, स्पैनिंग सेट भी हो गया P3 का, और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो ये सेट S के जो होगा वो P3 की क्या कहलाएगा, बेसिस कहलाएगा। और ये भी स्टैंडर्ड बेसिस कहलाते हैं। ये जो S सेट है ये भी क्या कहलाते हैं, P3 की स्टैंडर्ड बेसिस ही कहलाते हैं। अब मैंने अभी आपको क्लियर किया, जैसे S था वो इस P3 की क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड बेसिस कहलाएगा। इसी तरह मेरे पास Pn हो, मतलब Pn से मुराद क्या होगा, इस सेट के अंदर सेट ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स विद डिग्री n और लेस देन n, नॉट एग्जैक्टली n, लेस देन भी हो सकती है, राइट। तो इस एक सेट लिया मैंने, उसके अंदर मैंने 1 n x x स्क्वायर टू सो ऑन xn तक मैंने पॉइंट्स रखे हैं, वेक्टर्स रखे हैं। अब ये वेक्टर्स
क्या करते हैं, एस के अंदर है, ये स्पैन भी करते हैं पी एन को और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, तो ये एस भी ऑटोमेटिकली पी एन का क्या होगा, क्या कहलाएंगे इस एस को, बेसिस पी एन की, राइट। और ये भी इसकी क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस है। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने जैसे मैंने पीछे R2 की स्टैंडर्ड बेसिस भी साबित करवाई है और कोई और सेट भी लिखा है वो भी इसकी बेसिस है, तो ये आप लोग बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं कि P3 की कोई और बेसिस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके बेसिस के अंदर आप लोग देखेंगे कितने वेक्टर्स आएंगे, 4 वेक्टर्स आएंगे, तो आप लोग ये बड़ी आसानी के साथ वहाँ पे चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ, 2 5x राइट, x स्क्वायर और x क्यूब, तो मैंने ये 4 वेक्टर लिए हैं। अब ये स्टैंडर्ड बेसिस तो नहीं है, राइट, लेकिन ये भी अगेन बेसिस होंगी किसकी, P3 की। तो आप लोग इस तरह बेशुमार एग्जांपल्स को समझ सकते हैं। तो ये एक और बात नोट कर लें, P3 था तो जो सेट उसके अंदर बेसिस बना रहा है उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 4 है, 4 है। और Pn के अंदर जनरली एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, n+1 है, जो क्या बना रहे हैं, सेट बेसिस बना रहे हैं। अब इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल एक और स्टडी करते हैं, M22। M22 से मतलब क्या होगा, सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस, राइट, और इसमें जितने भी चारों के चारों एंट्रीज हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, रेल नंबर से या कोई भी फील्ड से। तो ये सेट होता है जो वेक्टर स्पेस बनाता है और दैट फील्ड, कि हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अब मैंने एक सेट लिया है एस, मैंने कहा ये सेट एस M22 की बेसिस बनाता है कि नहीं बनाता, तो हम दोनों को वही दो चीज़ें चेक करनी होंगी। तो ये सबसे पहले मैंने चेक करना है स्पैन करता है कि नहीं करता M22 को, तो वो चेक करने के लिए मैंने M22 का कोई भी ऑर्बिट्रेरी एक एलिमेंट लिया, और M22 के अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे, मैट्रिसेस होंगे। तो मैंने कोई भी ऑर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है और वो क्या एक मैट्रिक्स है, तो मैंने देखा वो मैट्रिक्स जो है वो ABCD, वो बड़ी आसानी के साथ इन चारों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। कैसे देखिए ज़रा, ABCD इंटू A1001, क्योंकि A मल्टीप्लाई होगा तो A आ जाएगा, बाकी सारे जीरो, B मल्टीप्लाई होगा 0B00, तो 00C0 000D, जब इनको ऐड करोगे एग्जैक्टली ABCD बन जाएगा। ABCD वाला मैट्रिक्स बन गया। इसका मतलब ABCD कोई भी ऑर्बिटरी मैट्रिक्स था और वो इन चारों की किसमें लिखा गया है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। इसका मतलब S जो है वो M22 को क्या कर रहा है, पूरे का पूरा स्पैन कर रहा है। अब मैंने साबित करना है जो ये S है ये क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये मैंने साबित करना है S जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उसके लिए मैंने क्या किया, A+B+C+D लीनियर कॉम्बिनेशन में चारों वेक्टर्स लिख लिए और उसको किसके बराबर रख लिया, जीरो वेक्टर के, और जीरो वेक्टर यहाँ पे होगा मैट्रिक्स फॉर्म में होगा, राइट। तो जब मैंने इनको आपस में क्या करवाया, जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई करवाया, ऐड किया, और मैट्रिक्स का बन गया सिंपल, आपको बता दी ABCD। जब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा, तो A भी 0 आ गया, B भी 0, C भी 0 और D भी 0। तो इनके कौन से सोल्यूशन है इसके, ट्रिवियल। तो S क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो जो S है वो क्या आ गया, M22 की बेसिस कहलाएगा। और आप लोगों ने ये चीज़ एक देख ली कि अगर M22 की बेसिस है और इस बेसिस को अगेन क्या कहते हैं, M22 की स्टैंडर्ड बेसिस कहते हैं। इसी तरह आप लोग M22 की स्टैंडर्ड बेसिस के अलावा और बेसिस भी ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 0 0 0, पहला एलिमेंट 0 5 0 0, इस तरह आप लोग बाकी दो भी ढूंढ सकते हैं, 0 0 1 0, मैं इसको चेंज नहीं करता। इसी तरह 0 0 0 4, राइट। आप लोग 0 के अलावा भी कोई एलिमेंट लिख सकते हो यहाँ पे। तो आप लोग इस तरह M22 की S के अलावा और भी बेसिस ढूंढ सकते हैं। तो लेकिन ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं होंगी, लेकिन जो मैंने पीछे साइड लिखा था वो कौन सी बेसिस थी, स्टैंडर्ड बेसिस। तो जनरली ये लिख रहा है कि अगर मेरे पास M33 हो, तो ये सेट लिया मैंने 3x3 मैट्रिसेस का, उसमें पहली एंट्री नॉन जीरो 1, बाकी सारी जीरो, दूसरी एंट्री 1, बाकी सारी जीरो, इस तरह मैंने सारी की सारी 9 के 9 मैट्रिक्स लिख लिया। तो ये जो S होगा ये बेसिकली
क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड बेसिस कहलाएगा किसकी, M3 के। तो आप लोग इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये S जो है वो स्टैंडर्ड बेसिस है किसकी, M3 की। इसी तरह अगर मैं MN मैट्रिक्स है, MN मतलब कितनी रोज होंगी उसमें, M रोज होंगी और कॉलम्स कितने होंगे उसमें, N कॉलम्स होंगे, और मैंने प्रूव करना है कि उसकी बेसिस क्या होंगी। तो इसी तरह मैं इस सेट के अंदर जिस तरह मैंने 9 एलिमेंट लिए थे, MN मैट्रिक्स आएंगे उस सेट के अंदर, मतलब MN वेक्टर्स आएंगे। कैसे, मतलब 3 है ना, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, क्या आंसर आया 9। तो 9 नहीं आए थे सेट के अंदर। इसी तरह MN मैट्रिक्स होगा तो उसकी बेसिस के अंदर एलिमेंट्स की तरह कितनी होगी, MN होगी, उन्होंने भी देखा, राइट। तो वो कैसे लिखने हैं MN, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लिख के दिखा देता हूँ, M32। इसका मतलब क्या होगा, 3 रोज होंगी और 2 कॉलम होंगे, मतलब 1 0 0 0 0, राइट, 0। तो ये एक मैट्रिक्स आ गया। इस तरह आप लोग बाकी 6 के 6 लिख सकते हैं। बाकी 6 के 6 में क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा पहले वाला का, फिर दूसरा यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर तीसरे में यहाँ पे 1 आ जाएगा, चौथे में यहाँ पे 1, पांचवें में यहाँ पे 1 और छठे में यहाँ पे 1। बाकी सारी की सारी क्या होंगी, इसके अलावा एंट्रीज 0 होंगी। और उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी, हम 3 2 के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी, बेसिस के अंदर 6 होगी, 6 होगी, और ये स्टैंडर्ड बेसिस कहलाएगा। ये लिखने का तरीकाकार हम जनरल सी। तो अब एक थ्योरम हम लोग प्रूव करने लगे हैं कि अगर कोई S जो है सेट, उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, N है, राइट। और वो सेट जो है वो वेक्टर स्पेस की क्या बनाता है, बेसिस बनाता है। तो कोई और सेट लिखते हैं जिसमें तादाद क्या होगी, N से ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए बात कर देता हूँ। ये थ्योरम ये कहना चाहता है कि R2 है ना, अभी पीछे इसकी मैंने बेसिस लिखी थी, इसकी बेसिस के अंदर वेक्टर्स की तादाद कितनी थी, 2 थी। कौन कौन सी, 1 0, और दूसरी क्या लिखी, फॉर एग्जांपल मैंने 0 1, स्टैंडर्ड बेसिस में लिख रहा हूँ, दूसरी क्या लिखी मैंने 0 1। तो इसमें वेक्टर्स की तादाद कितनी है, 2 है। अगर मैं एक और सेट लिखता हूँ उसमें वेक्टर्स की तादाद फॉर एग्जांपल मैं 2 की बजाय 3 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ उसमें, वेक्टर स्पेस की बजाय मैं 2 की बजाय 3 लिख देता हूँ, ठीक होगी बात। और 3 वेक्टर्स लिख दूंगा, v1 v2 और v3। तो ये कहना चाहता है कि ये बेसिस है S बेसिकली, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स का 2 है। तो जब 3 एलिमेंट वेक्टर लिख दिए तो ये जो सेट हो गए कभी बेसिस नहीं होगा, क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं रहेगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा तो क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। तो यही थ्योरम ये कहना चाहता है, इसको दोबारा देख लेना गौर से। यही कहता है कि अगर एक सेट के अंदर n वेक्टर्स हैं और वो उस वेक्टर स्पेस की क्या बनाता है, बेसिस बनाता है, कोई और सेट जिसके अंदर n से ज़्यादा वेक्टर्स होंगे तो वो जो सेट होगा वो लीनियरली क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। जनरली वो प्रूव करना चाह रहा है। उसने इसलिए एक सेट डिफाइन किया S1 जिसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, m है, और उसने कहा है m जो है n से ज़्यादा। और मैंने साबित करना है ये जो S1 है ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। जब मैंने S1 को लीनियरली डिपेंडेंट साबित करना है तो यहाँ पे मैंने K1 U1 सॉन Km UM इज इक्वल टू 0, और मैंने साबित करना है कि कोई कम से कम K1 K2 सॉन Km में से कम कोई एक वैल्यू क्या आएगी, नॉन जीरो आएगी। ये मैंने साबित करना है, राइट। अगर मैंने ये साबित कर दिया इसका मतलब मैंने S1 को क्या साबित कर दिया, लीनियरली डिपेंडेंट साबित कर दिया। तो अब जितने भी v1 v2 सॉन vn ये भी वेक्टर स्पेस v के एलिमेंट है, u1 u2 सॉन um ये भी किसके अंदर है, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है। और मैंने पीछे बताया कि स्टार्ट में पढ़ा कि s जो है वो क्या है, बेसिस है किसकी, वेक्टर स्पेस v की। इसका मतलब क्या होगा, वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट इस s के वेक्टर स्पेस में लिखा जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन में। इसलिए मैंने u1 v1 v2 सॉन vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया क्योंकि बेसिस है। तो u2 भी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा वेक्टर। इस तरह um भी v1 v2 vn के किस में लिखा जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। जबकि c11 c12 c1n सॉन जितने भी सारे के सारे क्या हैं, स्केलर्स हैं, और कहाँ से बिलोंग करते हैं, फील्ड से।
अब ये तमाम की तमाम वैल्यू u1 u2 सॉन um की ये मेरे पास इक्वेशन 1 थी, तो मैंने इस u1 की जगह भी वो तमाम वैल्यू पुट कर दी क्योंकि u1 उसके लिए इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है। तो u2 सॉन um की जगह सारी की सारी मैंने वो वैल्यूज पुट कर दी। मान लो आप देख सकते हैं जब मैंने इसमें वैल्यू पुट की होंगी तो k1 और u1 की जगह मैंने ये u1 की वैल्यू पुट कर दी, प्लस k2 और u2 की और u2 के लिए प्लस सॉन km की जगह km, um की जगह um की वैल्यू पुट कर दी, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि k c1 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने ये एक v1 वाला कंपोनेंट आ गया, ये भी v1 है और ये भी, तो इन सब में मैंने v1 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। बाकी जो स्केलर बचे हैं k1 c11 k2 c21 सॉन km cm1, इस तरह v2 सारा कंबाइन कर लिया और vn कंबाइन कर लिया। अब मुझे पता है कि v1 v2 सॉन vn जितने भी n वेक्टर्स हैं सारे के सारे क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्योंकि बेसिस के एलिमेंट्स हैं। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये इसके साथ जो भी स्केलर आ रहे हैं, ये वाला स्केलर, ये वाला स्केलर और ये वाला स्केलर ऐड होके एक स्केलर आ जाएगा, ये स्केलर ऐड हो, ये सारे नंबर ऐड होके एक स्केलर आ जाएगा, ये सारे नंबर ऐड होके एक स्केलर आ जाएगा, ये सारे नंबर ऐड होके एक स्केलर आ जाएगा, राइट। तो ये स्केलर भी इक्वल टू 0 होगा, ये स्केलर भी इक्वल टू 0 होगा और ये स्केलर भी इक्वल टू 0 होगा। जब ये सारे स्केलर्स इक्वल टू 0 होंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएंगे। अब ये कितनी इक्वेशन आएंगे मेरे पास, n इक्वेशन, क्योंकि मेरे पास n वेक्टर्स थे ना, मैं लीनियर इंडिपेंडेंट में कितने वेक्टर्स थे, n वेक्टर्स थे, तो n कोफिशिएंट्स आने हैं। जब कंपेयर किया कितनी इक्वेशन आई, n इक्वेशन। लेकिन मेरे पास हर इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं, 1। यहाँ पे वेरिएबल जो है k1 k2, आपको पता है ना, हम नॉन स्टार्ट में बताया था हमने k1 k2 सॉन km की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, k1 k2 सॉन km। तो वेरिएबल कितने, m, इक्वेशंस कितनी, n, वेरिएबल m है, इक्वेशंस कितनी, n है। और जो वेरिएबल्स हैं वो ज़्यादा हैं किससे, नंबर ऑफ इक्वेशन से। तो नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ इक्वेशन से। जारी बात है सॉल्यूशंस क्या होंगे, एक से ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगे, यूनिक नहीं होंगे। होमोजेनियस सिस्टम है, राइट, और लीनियर है। होमोजेनियस लीनियर सिस्टम है, और इस केस में आपको पता है कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो एक से ज़्यादा आते हैं। इन्फिनिट सॉल्यूशन होंगे, इसका मतलब k1 k2 सॉन km की वैल्यू की क्या आ गई, नॉन जीरो आ गई। जब नॉन जीरो आ गई तो S1 क्या साबित हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट साबित हो गया। तो ये मैंने साबित करना था। अब यहाँ पे मैंने लिखा है जी होमोजेनियस सिस्टम हैज फीवर इक्वेशन देन वेरिएबल। समझ आ गई यहाँ पे, फेवर इक्वेशन मतलब जो नंबर ऑफ इक्वेशन है वो कम है नंबर ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ मैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर मेरे पास ये एक सिस्टम है होगा, इसमें कितनी इक्वेशन, 1 इक्वेशन और कितने वेरिएबल, 2, उसके कितने सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट। चेक कर लो इसे क्योंकि हम लोगों ने केस पढ़ा हुआ सारा, राइट। इसी तरह अगर मेरे पास 3 वेरिएबल हो और कितनी इक्वेशन हो, 2 इक्वेशन हो, x प्लस z इज इक्वल टू 0, राइट। 3 वेरिएबल इस सिस्टम में और 2 इक्वेशन, तो इसके सॉल्यूशंस कितने आएंगे, तो नज़र आ रहे हैं, इनफाइनाइट, राइट। तो यही मैंने साबित करना था कि अगर मेरे पास n से ज़्यादा वेरिएबल्स आएंगे तो वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अब ये चीज़ मैंने साबित करनी है कि अगर कोई वेक्टर स्पेस है और उसके अंदर बेसिस के अंदर कितने वेक्टर्स हैं, n वेक्टर्स हैं, राइट। तो मैं उस वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होगी वो क्या कहलाएगी, n होगी, और उसको कैसे लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n। और अगर एक ट्रिवियल वेक्टर स्पेस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 0 वेक्टर है, यहाँ पे 0 मीन 0 वेक्टर है, बात याद रखनी है, तो उसकी डायमेंशन कितनी होगी, हम लोग 0 कहेंगे। अब पीछे मैं आप लोगों को बार बार बता रहा था, जैसे मैंने कहा था R2 के अंदर वेक्टर्स की तादाद कितनी है बेसिस के, 2, तो उसकी डायमेंशन कितनी है, 2। R3 के अंदर, R3 की बेसिस के अंदर वेक्टर्स क्या कितनी थी, 3 थी, वहाँ पे हम लोगों ने बार बार बताया था, इसलिए 3 होगी। और Rn के अंदर बेसिस के अंदर, Rn की बेसिस के अंदर कितने थे वेक्टर्स, n, इसलिए Rn की डायमेंशन कितनी होगी, n। और Pn की हम लोग पीछे बता चुका है, जैसे मैंने P3 की बताई थी, क्या थी, 1 x x स्क्वायर और x क्यूब, राइट। तो कितनी है इसकी डायमेंशन, P3 की 4 है। इस तरह Pn की कितनी होगी, n प्लस 1। और पीछे ये बार ये तो बिल्कुल क्लियर बोल चुके थे,
वो उसके बेसिस के अंदर एलिमेंट एम एन की बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट्स की तो आती एम एन थी, इसलिए इसकी डिमेंशन कितनी होगी, एम एन होगी। जी ये एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। हमारे पास एक सबस्पेस दी गई है किसकी, R3 की, और मुझे कहा गया है कि इस सबस्पेस की डिमेंशन कंप्यूट करें। डिमेंशन का मतलब क्या होगा, जितने इस सबस्पेस की मैं बेसिस फाइंड आउट करूँगा और जो जितने एलिमेंट्स होंगे उस बेसिस के अंदर वो इस सबस्पेस की क्या कहलाएगी, बेसिकली डिमेंशन कहलाएगी। तो चलें देखते हैं इसके वेक्टर इस तरह की फॉर्म में, ए डी सी माइनस डी और सी वेक्टर। जब मैंने एडिशन को अलग अलग कर दिया तो डी माइनस डी जीरो जीरो सी जीरो, तो इनमें से डी कॉमन आ जाएगा, इनमें से सी कॉमन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वेक्टर किन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में, इस वेक्टर और इस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, राइट। तो ये एस सेट जो है वो क्या आ गया, स्पैनिंग आ गया किसका, डब्ल्यू का। और जो एस के अंदर दोनों एलिमेंट्स हैं, वेक्टर्स हैं, वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। आप लोग बड़ी आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है, इसको ए से मल्टीप्लाई करवाना है प्लस इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, बी से, और इसको किसके बराबर रख लेना है, नल मैट्रिक्स के। तो आप लोग देखोगे कि ए और बी की वैल्यू का सिर्फ 0 0 आई, राइट। इसलिए एस के आगे लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया। तो स्पैन भी है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है एस। इसका मतलब एस डब्ल्यू की क्या कहलाएगा, बेसिस, और एस के अंदर कितने एलिमेंट्स की तादाद है, 2, इसलिए डब्ल्यू की बेसिस की डब्ल्यू की डिमेंशन कितनी होगी, 2 होगी। बिल्कुल इसी तरह साबित कर सकते हो कि इस सबस्पेस की जो डिमेंशन है वो 1 है। तो ये आप लोग बड़ी आसानी से प्रूव कर लीजिए। अब मेरे पास एक स्पैन ऑफ एस किससे हो रहा है, एस से स्पैन होने वाली वेक्टर स्पेस लिखी जिसको मैंने डब्ल्यू का नाम दिया है, और वो एस क्या है, वो ये है। अब मेरे से पूछा गया कि डब्ल्यू की डिमेंशन कितनी है। फौरन वेक्टर्स को देख के डिमेंशन नहीं बता देंगे, राइट, क्योंकि एस पता नहीं इस डब्ल्यू की बेसिस है भी कि नहीं है। जैसा कि ये सेट दिया गया था मेरे पास एस, इसमें मैंने 3 वेक्टर्स थे, चेक करना है तीनों वेक्टर्स क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं भी के नहीं है। तो जब मैंने इन वेक्टर्स को चेक करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, मैंने क्या किया, ए वी वन प्लस बी वी टू प्लस सी वी थ्री किसके बराबर रख लिया, 0 वेक्टर के। अगर ए बी सी की वैल्यू 0 0 आ गई तो ये क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। मैंने क्या किया, ए बी और सी को इक्वल टू रख लिया। जब मैं ये क्या बन गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सबको सॉल्व करने आता है। जब मैंने ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया तो मेरे पास ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -1 है। ये कोई मैंने एक ऑर्बिटरी सॉल्यूशन लिखा है, जरूरी नहीं इसका एक ही आना है, इसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आएंगे, तो इसके इन्फिनिट सॉल्यूशन आएंगे। वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, राइट। इसके एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं और एक भी आ सकता है, उनमें से मैंने एक सोल्यूशन लिखा है, राइट। और आपको नज़र आ रहा है कि ए बी सी जो है वो क्या नॉन जीरो है, इसका मतलब तीनों वेक्टर्स के आगे लीनियरली डिपेंडेंट है। लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि जो V3 है वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, V2 के, राइट। तो मैंने क्या किया, V3 किसके बराबर लिखा जा सकता है मेरे पास, 2V1, राइट, 2V1 प्लस V2। तो V3 किसके बराबर लिखा गया, 2V1 प्लस V2 के। तो मैंने उस सेट में से V3 निकाल दिया, तो मेरे पास एक सेट वही सेट आ गया जिसमें सिर्फ 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है। और मैं इन दोनों वेक्टर्स को दोबारा चेक करूंगा इसी प्रोसीजर के तहत जैसे मैंने अभी चेक किया, और ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव हो जाएंगे। अब ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए हैं, उसको मैंने S1 का नाम दे दिया। जो स्पैन ऑफ S1 है वो किसको स्पैन कर रहा है, पूरे पूरे W को। लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, स्पैन भी कर रहा है, तो ये S1 W की क्या कहलाएगा, बेसिस कहलाएगा, राइट। और इस बेसिस के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 2 है, तो इसकी क्या कहलाएगी, 2 डिमेंशन आ गई। अच्छा मैंने इसमें V1 और V2 लिखे थे। अब इसी तरह मैं V2 को भी इन टर्म्स ऑफ क्या लिख सकता हूँ, V2 को भी इन टर्म्स ऑफ V3 और V1 लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब मैंने V1 और V2 लिखे हैं, आप लोग V1 V3 भी लिख सकते हैं, V2 V3 भी लिख सकते हैं। कोई भी 2 एलिमेंट वेक्टर्स यहाँ पर रखेंगे तो वो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो इस तरह आप लोग साबित कर देंगे कि W की जो डिमेंशन है वो 2 है। फ़ौरन देखते साथ नहीं बोल देना इसकी डिमेंशन 3 है।
राइट, जिन तक तो बात सबको क्लियर हो गया। जी मेरे पास ये लास्ट आज का थ्योरम है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई भी वेक्टर स्पेस हो, उसकी डिमेंशन कितनी हो, n हो, और अगर मेरे पास कोई सेट n वेक्टर्स का दिया गया है और इनमें से मैं प्रूव कर दूं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली स्पैन भी होगा, वो स्पैन भी करेगा पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस को, राइट। इस तरह अगर वही कोई वेक्टर n वेक्टर्स है, जितने बेसिस के अंदर एलिमेंट्स की तादाद है ना, उतने ही सेट ऑफ वेक्टर्स के अंदर एलिमेंट्स हैं, और अगर वो स्पैन कर दें तो वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे, और वो उसकी क्या कहलाएगी, बेसिस कहलाएगी, राइट। तो ये थ्योरम ये बताता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मैंने साबित करना है कि किसी R3 की मैंने क्या ढूंढनी है, बेसिस ढूंढनी है, और एक सेट लेता हूँ मैं, उस सेट के अंदर मेरे पास फॉर एग्जांपल 3 वेक्टर हैं, v1 v2 और v3, राइट। अगर मैं ये साबित कर दूं कि ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो मुझे ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका स्पैन भी है, वो ऑटोमेटिकली होगा। या अगर ये इसका स्पैन है तो मुझे इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इसका क्या होगा, लीनियरली, वो सेट R3 का क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। शर्त क्या है, जितनी उस वेक्टर स्पेस की डिमेंशन है ना, उतने उस सेट के अंदर एलिमेंट्स हो, राइट। जब तक बात सबको क्लियर होगी। फिर किसी को अगर फिर बेसिस प्रूव करना है, जैसे Rn की मुझे जनरल स्ट्रक्चर का पता लग गया है, Pn की जनरल स्ट्रक्चर का पता लग गया है, M मैट्रिसेस Mn जो थे ऑर्डर के, उनकी मुझे जनरल स्ट्रक्चर का पता है कि उनके बेसिस के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी, यानी कि मुझे उनकी डिमेंशन का पता है। तो मेरे पास कोई भी सेट होगा और मैंने उसकी डिमेंशन ढूंढनी है, तो जस्ट ये चेक कर लूँगा कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या स्पैनिंग सेट है कि नहीं है, तो हम लोग बड़ी आसानी से बता देंगे। अच्छा, एक और बड़ा रिजल्ट प्यारा है, ये बात तो समझ आ गई कि जस्ट एक चीज़ चेक कर लें, दूसरे ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी। एक और रिजल्ट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास R2 है, अब मुझे पता है इस सेट की जो डिमेंशन है इस वेक्टर स्पेस की वो 2 है। एक मैं सेट लेता हूँ, राइट, उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स की तादाद रख ली है 3, कितनी तादाद रख ली मैंने, 3। अब मुझे इस सेट को चेक करने की जरूरत नहीं कि इसकी बेसिस होगा कि नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेट कभी भी क्या नहीं होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ये सेट हमेशा क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। एक बात याद रखना, कहने का मतलब ये, अगर किसी सेट में उसकी डिमेंशन से ज्यादा एलिमेंट आ जाए तो वो सेट ऑटोमेटिकली लीनियरली डिपेंडेंट होगा। जब वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो कभी भी बेसिस नहीं होगा। हाँ, ये स्पैन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ये डिपेंड करता है हम लोग वेक्टर्स कैसे चूज कर रहे हैं, राइट। तो ये आप लोग सब पे इसी तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे P4 है, P4 के अंदर एलिमेंट्स की कितनी होगी, बेसिस के अंदर 5 होगी, 5 होगी। कोई ऐसा सेट आ जाए जिसके अंदर एलिमेंट्स के साथ 6, 7 या कुछ भी लिख दी जाए, तो वो कभी भी इसके क्या नहीं होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। वो सेट क्या होगा, लाजमी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या जरूरी है, उस सेट के अंदर या तो वेक्टर्स के साथ 5 हो या 5 से कम हो, राइट। अगर 5 होगी एग्जैक्टली और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी क्या कहलाएंगे, बेसिस कहलाएंगे। ये हम लोगों को थ्योरम बता रहा है। और एग्जांपल हमने काफ़ी ज़्यादा देख ली हैं, तो हमें एक बेसिस एग्जांपल से डिमेंशन ईच एंड एवरीथिंग बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। जी शुक्रिया।